चुनावों का असर दिखेगा जब आप ओबीसी कई सारे मंत्रियों को शामिल करेंगे, लेकिन ये बोला जाएगा क्योंकि ऐसा अभी से ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है कि क्या सरकार ने मान लिया कि उन्होंने कोविड की सिचुएशन को दूसरी वेव में पूरी तरह से मैनेज करने में वो नाकाम रहे और इसी वजह से अब गाज गिराई जा रही है तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर यह सवाल उठेगा। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद, उनके तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके खुद के कार्यालय ने कई अहम फैसले भी लिए और ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीजुली रणनीति भी थी। लेकिन लोगों की नाराजगी, ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके किल्लत, इससे लोगों में काफी रोष था और उसकी गाज हर्षवर्धन जी पे गिरी है। लेकिन प्रधानमंत्री कहीं कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ हर्षवर्धन जी की जिम्मेदारी है या पीएमओ से ये मैसेज जाए कि केवल और केवल सारी चीजें सिर्फ हर्षवर्धन जी ने की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रालय को हैंडल किया, उससे जो एनालिसिस हुआ, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे बहुत सोच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हर मंत्री के परफॉर्मेंस, उसके कामकाज के तरीके, उसके प्रचार के तरीके, उसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, इन सब का आंकलन हुआ है। और एक तरीके से ये कप्तान है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली का अधिकार है कि वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद जीत के आए, उन्हें लग रहा है कि करीब 700 दिन हो गए, 699 डेज, 699 इस सेकंड टर्म को शुरू हुए। और ऐसे में अगर वक्त बचा है यूपी इलेक्शन से पहले, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि यूपी में क्या होता है बहुत हद तक ये तय करेगा कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है। क्योंकि बीजेपी को ये पूरा यकीन है कि अगर वो यूपी जीत जाते हैं तो 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी, वरना और मुश्किल हो जाएगी। जी अंजना। राहुल, संसद का सत्र सामने है, हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा, कोविड पर तो घिरना तय था, क्या इससे थोड़ा सा भेद पाएंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो पाएगा? लाजमी भी है कि एक तरीके से सरकार कह रही है कि जो गुस्सा है वो डायरेक्ट हो गया हर्षवर्धन जी की तरफ। हाँ, कि हम भी मान रहे हैं कि हमसे कुछ कमियां रही, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की, खास तौर से जब डेटा आना शुरू हुआ फरवरी के महीने से कि आर रेट यानी कि रिप्रोडक्शन रेट की कोविड कितनी तेजी से फैल रहा है, वो बहुत बढ़ रहा था। उस वक्त पर सरकार को और एक्शन लेना चाहिए था, लॉकडाउन को पहले लगाना चाहिए था, लोगों में और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी ताकि लोग सचेत रहें, बजाय इसके कि हर्षवर्धन जी ने उस वक्त पे जताया कि समस्या हमने पीछे छोड़ दी है या हम जीत चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं, जिससे लोगों में ये भावना आई कि क्या पता कोरोना खत्म हो गया और इससे बहुत नुकसान हुआ। तो थोड़ा तो संसद के मानसून सत्र से पहले अगर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को लगता है कि ठीक है, हमने भी माना, इसी वजह से हमने इस्तीफा लिया, अगर सब कुछ ठीक ठीक होता तो उनके इस्तीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जनाब बिल्कुल, बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ है। ऐसे लोग जो बंगाल के चुनाव में काम आए लेकिन इनाम उनसे अब छीन लिया गया है। नहीं, पर कहां काम आया? अगर आप बीजेपी की नजर से देखें तो बंगाल में तमाम जो कोशिश की प्रधानमंत्री ने खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी की पूरी टीम ने, आखिरकार तो वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी एहसास की जो एफर्ट किया गया जमीन पर और मंत्रालय में वो पर्याप्त नहीं था। इसी वजह से हर्षवर्धन जी का, इसी वजह से न केवल हर्षवर्धन जी का बल्कि बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ है, क्योंकि अगर उनके काम से प्रधानमंत्री खुश होते तो ये करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ने जो अपने कार्यालय में लोगों को बताया, जो अपने बाकी मंत्रियों से बातचीत की, कई मंत्रियों को बुलाया गया, गडकरी जी को बुलाया गया, अमित शाह को बुलाया गया, नड्डा जी को बुलाया गया, लंबी लंबी बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया कि उनको लग रहा था कि टीम में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उस जोश के साथ, उस ऊर्जा के साथ काम में नहीं लगे हुए जिसकी प्रधानमंत्री को उम्मीद थी, क्योंकि वो जिस एनर्जी के साथ खुद काम में लगे हुए थे, वो चाहते थे कि उनकी पूरी टीम भी उसी एनर्जी के साथ काम में लगे। और उन्हें लग रहा था कि कुछ उनकी ढीली विकेट है जो कि उस एनर्जी से बैटिंग नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि मिड कोर्स से करेक्शन किया जाए ताकि 2022 के यूपी इलेक्शन और 2024 से पहले वो अपनी टीम को री एनर्जाइज कर पाए। इसी के साथ लगता है कि जो बहुत ही की मिनिस्ट्रीज होंगी उनमें वो चाहेंगे कि ऐसे काबिल लोगों को बिठाया जाए जिसके जरिए ज्यादा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिले। इस तरह का भी एक उद्देश्य दिखता है। आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि क्या डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं उनके मंत्री, इस पे खास ध्यान प्रधानमंत्री ने इसमें दिया है। इसी के तहत 3 MBAs, 7 PhDs, कई सारे डॉक्टर, वकील, इनको लाया गया है इस मंत्रालय में ताकि ये मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री न केवल जातीय समीकरण, न केवल क्षेत्रीय समीकरण, बल्कि ये भी देखा है कि उनकी टीम की काबिलियत क्या है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, और साथ ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कितना तजुर्बा है। इनमें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनमें 29 ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में मंत्री रह चुके हैं।
तो ये देख, और 23 ऐसे मंत्री रहेंगे जिनको कम से कम 3 बार वो एमपीज रह चुके हैं, कम से कम 10 साल का उनको लेजिस्लेटिव तजुर्बा है, पार्लियामेंट का कामकाज कैसे होता है इसका एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त मिले तमाम नए मंत्रियों को अपना कामकाज सीखने के लिए, ताकि अगर मॉनसून सत्र में कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देने के लिए उनके मंत्री काबिल हों और योग्य हों, उनकी तैयारी पूरी हो।